नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है, जिसका शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया है। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। वहीं अब इस मेले को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, जहां बच्चे से लेकर बुजुर्ग इस मेले में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। मेले में एक ओर हस्तशिल्प कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। तो एक झलक मेले की आप तस्वीरों में देख रहे हैं। फरीदाबाद का ये सूरजकुंड मेला, जो कि अब आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, संस्कृति और विरासत की झलक इस मेले में साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने जींद में हो रहे एक कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि यहां उन्होंने पंजाब पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब के हालात ऐसे हैं कि उसे कोई संवार नहीं सकता। पंजाब का सब कुछ बैंकों में गिरवी रखा पड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के सरकारी रेस्ट हाउस, अस्पताल, कॉलेज और अन्य संस्थान गिरवी रखे हुए हैं। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पंजाब के हालात ऐसे हैं जैसे किसी के जेब में 50 रुपए हो तो उसको कोई मर्सिडीज कार में नहीं बैठाता है। ठीक उसी प्रकार पंजाब में पैसा नहीं है। कोई बात हमारे सभा के अध्यक्ष माननीय देवश्री ढाका, भाई कृष्ण मिड्डा जी विधायक और भाई जगत सिंह रेड्डी जी, भाई ओम प्रकाश जांडो जी, भाई विजेंद्र सिंधु जी। ये हालात है पंजाब में पावर कट रहा है 3 दिन इंडस्ट्री का। आपने पिछले साल देखा पंजाब के ऐसे हालात हैं। वहाँ जब आपको CRP ICF जब बुलवानी पड़ती है ना, तो वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। वो तो जरूर भेजेंगे। पंजाब के तो हालात ऐसे हैं कि कोई भी नहीं संभाल सकता। बहुत बड़ा चैलेंज। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पुनर्निर्माण का भूमि पूजन किया। इस दौरान वो हवन में भी शामिल रहे। आपको बता दें कि इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लगभग 8 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाली नई 4 मंजिला इमारत की आधारशिला रखी। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी आभार प्रकट किया। इस स्कूल की 4 मंजिला नई बिल्डिंग अगले 14 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगी। मैं सबसे पहले सौगात प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का और केंद्रीय मंत्री केशवपाल गुर्जर जी का धन्यवाद करूंगा कि 8.5 करोड़ की लागत से बिल्डिंग तैयार होगी और जो फर्नीचर का जो 1.5 करोड़ का होगा वो अलग होगा और ये बिल्डिंग बनके आने वाले 14 महीने में तैयार होगी। और बेटियों का सबसे बड़ा स्कूल है और 3,500 बेटियां यहाँ पढ़ती हैं और आने वाले समय 4 मंजिल जब बनके स्कूल तैयार होगा और बल्लभ की तमाम बेटियां इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगी और बल्लभ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। और हम कह सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जिस शिक्षा के क्षेत्र में 3 स्कूल, 1 कॉलेज, प्राइमरी स्कूल जो हमको मुख्यमंत्री दिए, मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र को बल्लभ ने बहुत बढ़ावा दिया है। वहीं यमुनानगर में आम आदमी पार्टी के सांसद और हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने रोड शो किया। आपको बता दें कि शहर में कई जगहों पर उनका स्वागत किया गया। सुशील गुप्ता ने बताया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का
मजबूत संगठन है। पंजाब में आपकी सरकार बनने पर सुशील गुप्ता ने कहा कि पंजाब के लोगों ने ईमानदार व्यक्ति भगवंत मान को चुना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर ही पंजाब में विकास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग भारी संख्या में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो वहीं SYL के मुद्दे पर सुशील गुप्ता ने कहा कि SYL का मुद्दा जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस पर आएगा वो मान्य होगा। आम आदमी पार्टी का क्रेज हरियाणा के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब की जनता ने जब से एक ईमानदार सरकार को चुना है, भ्रष्टाचार की राजनीति को कैंसिल करके भगवंत मान जैसे चेहरे को चुना है, जाति और धर्म की राजनीति को नकार के काम की राजनीति को चुना है। इसके बाद हरियाणा के अंदर भी लोग चाहते हैं यहाँ पे काम की राजनीति हो, यहाँ भी अच्छे स्कूल बने, अच्छे हॉस्पिटल बने, 24 घंटे बिजली पानी मिले, युवकों को रोजगार मिले, महिला को और किसान को सम्मान मिले, और वो बदलाव की लहर हरियाणा के अंदर आ चुकी है। इसी SYL के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा। वहीं प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय योजना के तहत गरीब परिवारों को अपना काम शुरू करने के लिए लोन मुहैया करवाती है, जिससे लोगों के जीवन स्तर पर सुधार किया जा सके। लेकिन इस लोन में भी भ्रष्टाचार की जड़ें पनपने लगी हैं। लोन मुहैया करवाने के लिए कर्मचारी रिश्वत की मांग करते हैं। ऐसा ही एक मामला सीएम मनोहर लाल के संज्ञान में आया तो सीएम ने एसपी को मामले की जांच के निर्देश दिए। जब एसपी जांच के लिए पहुंचे तो पता चला कि शिकायतकर्ता को किसी तरह की कोई गलतफहमी हो गई थी, जिसके बाद एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर ऐसी कोई वारदात किसी के साथ होती है तो पुलिस को शिकायत दें। साथ ही भ्रष्टाचारियों को भी कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अभी हमारे यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना एक शुरू की है, जिसमें कि जो गरीब परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय सालाना 1,80,000 से कम है वो 1 लाख तक के लोन अप्लाई कर सकते हैं स्वरोजगार के लिए। तो हमारे पास एक हमारे यहाँ के कलायत के किसान एक वो हैं जो कि नाई का काम करते हैं, उन्होंने इसमें लोन के लिए अप्लाई वो करना चाह रहे थे। तो उन्हें जब पता चला कि भाई लोन के लिए अप्लाई करना होता है तो उसके लिए कोटेशन की आवश्यकता होती है, तो वो अपने सामान जो भी खरीदना चाहते थे रोजगार अपना चलाने के लिए, उसके लिए उन्होंने कोटेशन के लिए यहाँ पे कैथल में जो सप्लायर हैं उनसे संपर्क किया, तो उनसे उसमें कमीशन की मांग की गई। सर, मैंने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत है ना लोन के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, और उसमें मेरे पास सीएम की तरफ से कॉल आई है कि आपका लोन, आपने लोन के लिए अप्लाई किया था तो आपका लोन क्यों नहीं मिला है सर। तो मैंने सर उसमें उनको बोला कि सर मैं कोटेशन वगैरह के लिए गया था, कैथल आया था, कैथल कोटेशन के में जो कोटेशन देनी होती है ना उसमें जो 10% का सिस्टम होता है ना सर, वो उसको मैं कमीशन समझ गया था। जो उनको देना होता है तो बिल कटती है, तो जीएसटी वगैरह कटती है जो, तो उसको कमीशन समझ गया था। तो उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने पता नहीं था, मना कर दिया। तो मैं लोन नहीं लेता है यार, इतना खर्चा आता है इसमें, तो लोन लेने का क्या फ़ायदा है। तो फिर मुख्यमंत्री जी ने ऊपर से कॉल की थी। चलिए अब खबर अंबाला से है, जहां 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड और एक आईईडी मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ हाईवे पर एक निजी यूनिवर्सिटी के सामने खाली पड़े मैदान में तब सनसनी मच गई जब लोगों ने आईईडी को देखा। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद बम डिफ्यूजन टीमों ने मौके पर पहुंचकर तीनों जिंदा हैंड ग्रेनेड को सावधानीपूर्वक डिफ्यूज किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यहां बम आए कैसे। जो हमें अभी सूचना इन्होंने दी है उसके मुताबिक इनको कल शाम को ये मिले थे और इन्होंने आज सुबह पुलिस को इसकी जानकारी दी है एंगल से कि इसका ओरिजिन कहाँ से हो सकता है, किसने यहाँ पे घेरे हो सकते हैं। जो इसके ऊपर यहाँ पे कुछ लिफाफे मिले हैं उनके ऊपर जो एड्रेसेस हैं उसके हिसाब से हम हर चीज़ को
गंभीरता से उसका गहनता से जांच करेंगे और जो भी फैक्ट्स आएंगे बताएंगे। कुछ बता रहे हैं ये कि इन्होंने फर्दर अपने सीनियर्स को बताते रहे ये, और उसके बाद कुछ शिफ्ट चेंज का ये वजह बता रहे हैं। बाकी उसका भी हम अच्छी तरह से एक बारी जांच। रेवाड़ी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोडवेज की सफाई करने वाला कर्मचारी नशे में पहली बार बस को लेकर सड़क पर उतरा और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें सीसीटीवी की हैं। देखने में सब कुछ सामान्य सा ही लग रहा है, लेकिन देखते ही देखते अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपकी भी रूह कांप उठेगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी सामने से आ रही एक बस पहले तो सामान्य गति से चल रही थी, लेकिन अचानक ही बस ने अपना आपा खो दिया और बस बेकाबू हो गई। फिर उसके बाद क्या था? जो भी बस के सामने आया बस उसे तोड़ती और रौंदती हुई निकल गई। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। इतनी तेज रफ्तार के सामने भला कौन टिक सकता है? इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि बस ने पहले सिर्फ बिजली के खंभे ही तोड़े हैं, लेकिन बाद में वो लोगों की तरफ भी दौड़ पड़ती है। दूसरे सीसीटीवी की भी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें दो युवक बस स्टैंड पर खड़े थे। तभी बस उनकी तरफ आती है। गनीमत ये रहती है कि समय रहते दोनों युवक वहां से हट जाते हैं और बस स्टैंड को तोड़ती हुई बस निकल जाती है। वहीं जब पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि बसों की सफाई करने वाला तरुण नाम का एक शख्स नशे में धुत होकर बस चला रहा था। इससे पहले उसने कभी बस नहीं चलाई थी, वो तो बस की साफ सफाई का काम करता था। फिलहाल तरुण पुलिस की गिरफ्त में है। देखने वाली बात ये है कि हादसा इतना भयावह था कि बहुत से लोगों ने अपने वाहनों को सड़क से नीचे उतारकर खुद की जान बचाई। हर खबर के लिए रेवाड़ी से महेंद्र भारती की। वहीं पलवल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला यहां पर मुड़कटी थाना क्षेत्र का है, जहां तेज रफ्तार से आ रहे एक कैंटर ने नेशनल हाईवे 19 पर गश्त कर रही पीसीआर की गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे पीसीआर में मौजूद 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कैंटर चालक रात का फायदा उठाकर कैंटर को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लेकर घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें जी ये जो है हमारी पीसीआर रात के समय गश्त में जा रही थी। हमारी भी एसएचओ मोबाइल में खुद ही एसएचओ मोबाइल में गश्त में था। जैसे ही हम थाने से लेकर के गश्त में गए तो पीसीआर आगे मिली थी हमारे को। तो मैंने वो क्रॉस करने के बाद 1-1.5 किलोमीटर आगे गया तो फिर फोन आया ड्राइवर का, पीसीआर वाले का, जी ऐसे ऐसे गाड़ी में टक्कर मार दी। फिर हम गाड़ी को वापस मोड़ के ले आए तो थोड़ी दूर आगे पूछे तो वहाँ एक कैंटर खड़ा था जिसने टक्कर मारी थी, तो ड्राइवर छोड़ कर। वहीं पुनाना में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मामला उपमंडल के गांव नई का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर परिवारों में झगड़ा हो गया, जिसमें गोलियां चलने से 40 वर्षीय एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे डीएसपी शमशेर सिंह समेत पुलिस टीम ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायलों को जिला अस्पताल मांडीखेड़ा में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक झगड़े में बीच बचाव के दौरान मृतक की पत्नी, लड़की और भाभी को भी गोली लगी है, जहां घटना के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। वहीं घटना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें आरोपियों के ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। तो उसके बाद सीएचसी पुनाना में हमारे यहाँ पे डेड बॉडी रखी हुई थी, जो डॉक्टर साहब ने बतलाया कि भाई एक जिसकी मृत्यु हुई है उसको गोली लगी हुई है छाती में। नाम क्या है, कितनी उसकी उम्र है? उसका नाम अख्तर पुत्र नूर मोहम्मद है और उम्र तकरीबन 48 वर्ष है। तो ये पता लग पाया किस तरह से जो है झगड़ा हुआ है? नहीं, अभी क्लियर नहीं है, पूछताछ जारी है। जैसे
कितने लोग इंजरी? इंजरी तकरीबन 3 आदमियों को इंजरी, जिसमें 2 लेडीज है और 1 मेल है। तो पुलिस की जांच क्या चल रही है सर, किस तरह से चल रही है? अभी जो आरोपी है उनके पीछे हमारी दूसरी टीम गई हुई है उनको खोजने के लिए, और अभी जो डेड बॉडी उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम मंडी खेड़ा के लिए जा रहे हैं। मेरा नाम बख्तावर है जी। कौन सा गाँव? नहीं है। बताओगे जो मरने वाले हैं क्या आपके लगते हैं, वो किस तरह से? मरने वाले मेरे गांव के रहने की वजह से पोते लगता है जी। तो क्या मामला हुआ था, किस तरह घटना हुई है? भाई हमें तो मामले की इतने पता लगी भाई, जब हमने सुनी, हम काफी दूर रहे, जब सुनी तो भाई अख्तर के गोली मार दी और उनने मार दी, बद्री का नाम और थोड़ा कौन, उनने मार दी। आपस के ये दोनों एक दादा के औलाद है, काका उनके, बड़े के ये हैं, छोटे के वो। तो क्या ये पता लग पाया कि गोली क्यों मारी है, कि झगड़ा किस बात? दादी कुछ पता ना लगा, अभी हमने कुछ ना, इनकी भाई में तो अभी जो परेशानी चल रही है इनकी, वो लग रहे हैं भाई डेड बॉडी की। कितने लोग इसमें घायल हैं फिलहाल बताए जा रहे हैं? मेरे ख्याल में 3-4 लोग। वहीं कैथल के गांव भाना में पैसे के लेन देन के चलते चाचा ने भतीजे का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि होली की रात कोटड़ा गांव के तालाब में एक अज्ञात शव मिला, जिसके बाद पुलिस मृतक के परिवार को तलाश रही थी। इसी दौरान मृतक सुरेश की बहन ने भी शिकायत दर्ज करवाई कि उसका भाई लापता है, तो पता चला कि सुरेश का किसी ने कत्ल कर दिया है। शिकायत के आधार पर जांच की जिम्मेदारी सीआईडी पुलिस को सौंपी गई। मामले में पुलिस ने मृतक के चाचा समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सही किराए को हमें कोटड़ा गांव में राजौंद के एरिया में एक डेड बॉडी मिली थी तालाब के किनारे, तो उसकी शनाख्त हो गई। तो वो भाणे का रहने वाला था, सुरेश नाम था उसका। उसकी घर वालों ने कंप्लेंट थाने में दे दी, हमने FIR कुंडरी थाने में दर्ज कर ली। तो हम मामले की तह तक पोते SP साहब ने CIA 2 की और कुंडरी SHO की जिम्मेवारी लगाई। तो हमने इसमें 2 बंदे कल गिरफ्तार कर लिए, जसविंदर और रोहित। वो भी भाणा गांव के, ये मरने वाला भी भाणा गांव का। इनका ये मामला था अभी तक हमारी तफ्तीश में जो आया है। ये जसविंदर ट्रक ड्राइवर था ये, और ये अपने ट्रक पर इसके साथ ये सुरेश को भी लेके गया था। पानीपत में पड़ोसियों से चल रहे विवाद और मिल रही लगातार धमकियों से आहत होकर एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। युवक का शव उसकी ही गाड़ी में खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। वहीं मृतक के पिता ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 306 के तहत केस दर्ज किया और शव का पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल में भेजा है। रात को 8 बजे सूचना प्राप्त हुई थी थाना में कंट्रोल रूम से, भाई रोहित नाम का लड़का ब्रॉड डेड पार्क अस्पताल में एडमिट है। कार्रवाई के लिए पहुंचे, वहाँ मौके पे पहुंचे, वहाँ देखे तो ये ब्रॉड डेड हालत में मिला, जिसको पोस्टमार्टम के लिए रात को ही सरकारी अस्पताल में ले आए थे। अब पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या है कारण? कारण तो अभी बाद भी पता लगेगा इसका पोस्टमार्टम के बाद। तो वहीं गुरुग्राम पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने भारी संख्या में अवैध हथियारों को बरामद किया है। साथ ही मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। गुरुग्राम क्राइम यूनिट सेक्टर 17 ने मामले का खुलासा किया है। आरोपी के पास से पुलिस को 25 पिस्टल मिली है। बताया जा रहा है कि आरोपी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वो गुरुग्राम में अवैध हथियार की सप्लाई करता था। बड़े चेंज लग रहा है, हर बार सीट पे रहता हूं ना ड्रेस। ये NCR में जो हथियार सप्लाई करने की इन्फॉर्मेशन सीक्रेट थी हमारे पास, उसी के तहत जो है ये ऑपरेशन किया गया, जिसको लीड किया है श्री प्रीतपाल, हमारे ACP क्राइम फर्स्ट हैं गुड़गांव के। इनके साथ टीम रही है सेक्टर 17 की, और मानेसर के पास से इन्होंने इसे काबू किया है इन हथियारों के समेत, जिसका नाम अभिषेक उर्फ गब्बर है। इसके फादर का नाम है चरणपाल, निवासी गांव बूढ़ा कृष्णगढ़ी, थाना गांधी पार्क, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का। 20 साल उम्र है, 10th तक ये एजुकेशन लिया है इसने। इसको कल काबू किया है, पर्चा दर्ज कर चुके हैं, और
इसके बाद आगे पहले कहाँ कहाँ सप्लाई होती रही और अब क्या होना था, इस बारे में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ें आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वहीं फरीदाबाद के तिगांव में 27 मार्च को सीएम मनोहर लाल की रैली होगी, जिसे लेकर तिगांव से विधायक राजेश नागर ने आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को सीएम के आगमन की तैयारियों के बारे में सूचना दी। बैठक के बाद विधायक तिगांव के बाजार में पहुंचे और लोगों से अनाज मंडी पहुंचकर सीएम की रैली में पहुंचने की अपील की। अभी जो हमारी 27 मार्च को एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है तिगांव में, उसके लिए हमने आज सारे जितने हमारे आरडब्ल्यूएस हैं जो ग्रेटर फरीदाबाद में सारी सोसाइटीज के प्रेसिडेंट और उनके मेंबर्स आए हैं और उनसे सारी बातचीत करके रैली के लिए उनको आहन किया है और वो वहाँ पर आए। और इसी तरह से फिर हमने तिगांव में एक 84 पाल की एक पंचायत की, उसमें भी रैली के बारे में बात की और कि भी रैली में ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे। चलिए अब खबर फतेहाबाद से है, जहां लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। इस दौरान खिलाड़ियों समेत उनके परिवार वालों ने भी रोष प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि खिलाड़ियों को मिलने वाला एबीसी कोटा खत्म करने को लेकर सरकार ने लेटर निकाला था, जिससे अब खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत होगी। मामले में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। खिलाड़ियों के अभिभावक और भारी संख्या में खिलाड़ी विधायक दुडा राम से मिलने पहुंचे थे। खिलाड़ियों की माने तो अगर ये कोटा खत्म होता है तो खिलाड़ियों का मनोबल टूट जाएगा और अभी युवाओं का ध्यान जो खेलों की तरफ है वो नशे की तरफ चला जाएगा। किस समस्या को लेकर इकट्ठा हुए हैं? भारी संख्या में खिलाड़ी आपके साथ हैं, क्या ऐसी अड़चन आई है आपके सिस्टम के अंदर जो आप फतेहाबाद के अंदर ये जो सभी खिलाड़ी? हमारी मांगे ये है कि सरकार ने अभी एक लेटर जारी किया है जी, तो 14 मार्च को, उसके अंतर्गत सरकार ने ये कहा है कि जो खेल कोटे की सरकारी भर्तियों के अंदर ABC जो है वो कोटा खत्म कर रही है सरकार। जो खिलाड़ियों के साथ एक कुठाराघात है उसको लेकर के आज हर जिले के अंदर खिलाड़ी जो इकट्ठा होकर के और अपनी मांगे रख रहे हैं। अगर आपकी मांगे ना मानी गई तो आगे क्या आपके रणनीति रहेगी? अगर हमारी मांगे सरकार द्वारा न मानी गई तो हम आंदोलन करेंगे और इस खेल को बचाने के लिए हम चाहे हमें कहीं तक जाना पड़े, हम हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार से हमें हमारी मांगे जो है ये हमारी मांगे जो है ये हम खिलाड़ियों का हक है, क्योंकि ये पीढ़ियों से चली आ रही है। हरियाणा के सभी तैराकी के खिलाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन साल में सिर्फ एक बार ही करवाना होगा और इस रजिस्ट्रेशन के बाद ही खिलाड़ी स्विमिंग की प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकेंगे। बहादुरगढ़ में हुई हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन की एजीएम में ये फैसला लिया गया। हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन के महासचिव अनिल खत्री ने जानकारी दी कि हरियाणा के सभी स्विमिंग के खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाने के लिए सभी जिला स्तरीय एसोसिएशन को आदेश जारी किए गए हैं। इतना ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की सभी तरह की एसोसिएशन की मान्यता को भी रिन्यू किया गया है। वो वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में जाके एक दिन कॉल कर लो, बच्चों को वहाँ बुला। हमारी हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन की एजीएम है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। इसमें सभी जिले के सेक्रेटरी प्रधान आए हुए हैं और इसका मेन एजेंडा है हमारा कि हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन को और ज़्यादा प्रमोट कैसे किया जाए। और नंबर 2, हमारे जितने भी स्विमर हैं हरियाणा के वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उनका कराया जाएगा, क्योंकि एक बार ही साल में रजिस्ट्रेशन करा के बच्चा किसी भी इवेंट में वो रजिस्ट्रेशन नंबर अपना दिखा के किसी भी इवेंट में भाग।
फिल्म द कश्मीर फाइल्स काफी चर्चा में है। अब ये फिल्म राजनीतिक मुद्दों का भी हिस्सा बन गई है। वहीं इसी बीच बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ द कश्मीर फाइल फिल्म देखी और हकीकत जानी। फिल्म देखने के बाद विधायक ने बयान देते हुए कहा कि ऐसे विवेक अग्निहोत्री और पैदा होने चाहिए ताकि बाकी हकीकत से भी भारत की जनता को रूबरू कराया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया और बॉलीवुड को भी पहले दबाया जाता रहा है, जिसके चलते आज तक हकीकत सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि फिल्म में भी कश्मीरी पंडितों द्वारा 370 धारा हटाए जाने की मांग को दर्शाया गया है। लोगों का कहना था कि 370 धारा हटने के बाद अशांति फैल जाएगी, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार द्वारा 370 धारा हटाई गई, कोई भी विवाद पैदा नहीं हुआ और यहां तक कि एक पटाखा तक नहीं चला है। अगर सरकारें करना चाहें तो सब कुछ संभव है। सबसे पहले तो कश्मीर फाइल में कश्मीर के पंडितों का किस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार और वहाँ से जो निकाले गए, तो उस हकीकत को बयान इस पिक्चर के माध्यम से हुआ है। और दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि इस पिक्चर को देख के अब बॉलीवुड भी आप देख रहे हो किन के हाथों में खेल रहा है। ये तो विवेक अग्निहोत्री ने किस तरह की दिलेरी दिखा के और इस हकीकत को दिखाने का जो काम किया है, ये भी कोई कम नहीं है। तो और पूरी दुनिया को, बल्कि देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस बर्बरतापूर्ण व्यवहार का इस पिक्चर के माध्यम से मैसेज। बच्चे अपनी पढ़ाई ठीक तरीके से कर सके, उनकी पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट ना हो, इसके लिए पूरे हरियाणा में NMMS स्कॉलरशिप स्कीम के तहत स्कॉलरशिप परीक्षाएं कराई जा रही हैं। आपको बताते चले कि झज्जर जिले में भी ये परीक्षा कराई गई, जिसके लिए झज्जर जिले में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन 3 परीक्षा केंद्रों में लगभग 650 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है और परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थियों को यहां पर 1000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये परीक्षाएं जो है NMMS नेशनल मींस मेरिट स्कॉलरशिप की परीक्षाएं हो रही हैं। जो बच्चा क्वालिफाई करेगा उसको 1000 रुपया पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाएगी। आज हमारे सेंटर में 242 बच्चों की परीक्षाएं हुई, जिसमें 211 बच्चे प्रेजेंट हुए हैं और परीक्षा बड़े स्मूथ तरीके से चली हुई है। किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप वगैरह कुछ नहीं है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।